दोस्तों पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जो सभी प्लैनेट्स जो है सन का क्या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसके एक फोकस पर सन है और एक फोकस पर सभी प्लैनेट्स हैं। तो अर्थ जैसे चक्कर लगाएगी तो कभी तो सन के बहुत पास चले जाएगी, कभी दूर चले जाएगी। तो जब वे अर्थ के सन के बहुत पास चले जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। उपसौर, पेरिहेलियन। उसको क्या कहेंगे? पेरिहेलियन। पेरिहेलियन पेरिहेलियन जब सन के बहुत दूर चली आई, सूर्य से सबसे दूर चली आई, उसको क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे। दूर चली आएगी अपसौर। अपसौर क्या कहेंगे? एपीहिलियन। एपीहिलियन एपीहिलियन और कभी पास चले आई, कभी दूर चले आई। जब सन के सबसे पास जाएगी पृथ्वी, तो वो कितनी दूरी होगी? सन और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी होगी? 1.47 इंटू 10⁻11 मीटर। जब सूर्य के सबसे पास होगी पृथ्वी, तो उसके सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी जो होगी वो होगी 1.47 इंटू 10⁻11 मीटर। और जब सबसे दूर जाएगी तो दूरी जो होगी वो होगी 1.52 इंटू 10⁻11 मीटर। अब क्या कोई दिन भी निश्चित है कि इस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे पास जाएगी, इस दिन पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे दूर जाएगी? यस, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास जाएगी। 3 जनवरी को सूर्य के सबसे पास जाएगी और 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर चले जाएगी। 3 जनवरी को पास जाएगी, 4 जुलाई को सबसे दूर हो जाएगी, सबसे दूर चले जाएंगे। अब जब पास जा रही कभी दूर जा रही, मतलब डिस्टेंस पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या घटती बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं। औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी क्या है, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टाइम इनटू स्पीड आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस का फॉर्मूला टाइम इनटू स्पीड। टाइम और स्पीड हम किसका लेंगे? लाइट का लेंगे कि सूर्य से लाइट अर्थ पर कितने मिनट में, कितने सेकंड में पहुंचती है, और अर्थ की और लाइट की, उस लाइट की स्पीड क्या होती है। तो लाइट की स्पीड आपको पता होगी, लाइट की चाल जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन यहाँ पर हमने स्पीड जो है सेकंड में ली है, तो जो टाइम को भी हमें किस में? सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 मिनट 20 सेकंड में क्या जो लाइट है सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचती है, तो इसको क्या सूर्य को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 8 मिनट को सेकंड में करेंगे तो इंटू 60 से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 480 आ जाएगा। 20 सेकंड वैसे ही कन्वर्ट है तो प्लस 20 कर देंगे इसमें, तो 500 सेकंड आ गया। 500 सेकंड। तो स्पीड क्या हो गई? 3 इंटू 10⁸8। हाँ बस अब जा रहा हूँ। स्पीड का हो गई 3 इंटू 10⁸8। टाइम क्या हो गया? 500 सेकंड। तो बस इसको करो 3 इंटू 10⁸8। 500 क्या लिखेंगे? 5 इंटू 10⁻2। तो 5 इंटू 3 15 इंटू 10⁻12 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर जो है स्पीड हो जाएगी। एवरेज डिस्टेंस हो जाएगी अर्थ और सन के बीच में। और एग्जैक्ट अगर मैं लिखूं तो 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। ये एवरेज डिस्टेंस हो जाएगी, एवरेज दूरी हो जाएगी सन और अर्थ के बीच में। अब मैं बात करता हूँ कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तो ये अर्थ की जो लाइन सेंटर से जाएगी, सेंटर से जो लाइन जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेटर।
इक्वेटर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, उसे हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। उसे हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो लाइन अर्थ के बिल्कुल सेंटर से जाएगी, सेंटर से पास होगी, उसे हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। और इसी को क्या कहते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड, क्योंकि इसका लैटिट्यूड क्या होता है? 0 होता है। अब भूमध्य रेखा से 23 हाफ डिग्री, भूमध्य रेखा से 23 हाफ नॉर्थ में जो लाइन पास होगी, भूमध्य रेखा से 23 हाफ डिग्री नॉर्थ में जो लाइन पास होगी, उसको क्या कहेंगे? कर्क रेखा। ये जो नॉर्थ में 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, 23 हाफ नॉर्थ को क्या कहेंगे? कर्क रेखा। कर्क रेखा। भूमध्य रेखा से 23 हाफ डिग्री साउथ में जो लाइन पास होगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। 23 हाफ साउथ में जो पास होगी, 23 हाफ डिग्री साउथ में जो पास होगी, उसे क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो ये मैंने आपको बता दिया भूमध्य रेखा क्या होती है। 2 चीज और बता देता हूँ। ये अर्थ है, ये भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा से 66 हाफ डिग्री नॉर्थ में जो लाइन है, उसको कहेंगे आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल। और 66 हाफ डिग्री साउथ में जो लाइन है, उसको क्या कहेंगे? अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल। अब मैं बात करूं भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? कर्क रेखा। मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? मकर रेखा। इसकी अगर मैं बात करूं तो भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। 13 देश। कर्क रेखा 17 देशों से। मकर रेखा 10 देशों से। अब मैं बता दूं कि कौन कौन से देशों से होकर जो भूमध्य रेखा गुजरती। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती। कौन कौन से? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, गैबन, DRC मतलब रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, केन्या। और कौन कौन से? मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती। वो है 13। कर्क रेखा 17 देशों से गुजरती है। मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, माली, मॉरिटेनिया, अल्जीरिया, नाइजर, लिबिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, UAE, यमन, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। हो गए 17। मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। निकल जा, साइड से निकल जा। अब क्या होता है? संक्रांति क्या होती है? संक्रांति। सूर्य की उत्तर से और दक्षिण से लेकर सीमा जो है, उसी को क्या कहेंगे? संक्रांति। सोल्स्टाइस। देखो
मकर संक्रांति क्या होती है, कर्क संक्रांति क्या होती है। कर्क संक्रांति जो होती है 21 जून को जो सूर्य है कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा, परपेंडिकुलर चमकेगा, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में क्या सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। और कर्क संक्रांति मकर संक्रांति क्या होती है कि 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, परपेंडिकुलर चमकेगा, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। इक्विनॉक्स। और एक और कंडीशन आती है, इक्विनॉक्स क्या होता है। ये पृथ्वी की वह कंडीशन है जब सूर्य जो है विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, परपेंडिकुलर चमकता है और दिन और रात को बराबर कर देता है, दिन और रात को बराबर कर देता है। इक्विनॉक्स वह कंडीशन है। तो 23 सितंबर से लेकर 23 सितंबर से 21 मार्च जो है 21 मार्च तक सूर्य क्या मकर का भूमध्य रेखा पर क्या लंबवत चमकता है, जिसके कारण संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर हो जाते हैं, दिन व रात बराबर हो जाते हैं, दिन व रात बराबर हो जाते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स इसी को हम कहते हैं। अब सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य की चमकती हुई सतह क्या हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगी। इसी को क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहेंगे। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आया तो इसी को क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहेंगे। आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य का केवल एक भाग ढक जाता है तो उसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य पूरा ढक जाता है तो उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या को होता है, अमावस्या को। और चंद्र ग्रहण भी देख लेते हैं, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा पूरा दिखना बंद हो जाएगा, चंद्रमा ढक जाएगा। सूर्य की जो रोशनी है, किरणें हैं, वो किस पर, चंद्रमा पर नहीं पड़ेंगी तो उसे वो क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण कहेंगे। जब चंद्रमा का केवल एक भाग ढक जाए तो आंशिक चंद्र ग्रहण, पूरा चंद्रमा ढक जाए तो पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा को लगता है, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की कच्चा पथ के बीच कितने डिग्री का अंतर रहता है। हर पूर्णिमा को चंद्रमा हमेशा पूर्णिमा को लगेगा, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्रमा लगे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कच्चा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, 5 डिग्री का अंतर। जिसके कारण क्या हो जाती है, जिसके कारण चंद्रमा कभी तो पृथ्वी के ऊपर से निकल जाएगा, कभी नीचे से निकल जाएगा। साल में 3 बार ऐसा टाइम आता है कि चंद्रमा ना पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से गुजरे, तभी क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। अब समय की बात कर लेते हैं, विश्व का समय कहाँ से निर्धारित होता है। मैं बात करूं एक लैटिट्यूड में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। एक लैटिट्यूड में 4 मिनट का अंतर आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, पूरब। तो अगर मैं ग्रीनविच नामक जगह से पूरब में चलूं तो प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट बढ़ेगा, और अगर मैं
ग्रीनविच नामक जगह से पश्चिम की ओर जाऊं तो प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट घटेगा। प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट घटेगा। ठीक है, प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट घटेगा, लिख लो ये। अब समय के निर्धारण के लिए क्या हुआ कि 22 अक्टूबर 1884 22 अक्टूबर 1884 को वॉशिंगटन डीसी में क्या एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में क्या तय किया गया कि जो लंदन के पूर्व में स्थित ग्रीनविच नामक जगह है, ग्रीनविच में एक और जगह है, उसको कहते हैं रॉयल वेधशाला। रॉयल वेधशाला से जो प्रमुख देशांतर जाती है उसको प्रधान मध्याय माना गया। प्रधान मध्याय मतलब इसी से समय का निर्धारण होगा विश्व में, इसको प्रधान मध्याय माना गया और इसका नाम ग्रीनविच मध्याय रख दिया गया। और इसी मध्याय को शून्य मानकर विश्व में सभी जगह समय की गणना की जाती है। इसी मध्याय को शून्य मानकर विश्व में सभी जगह समय की क्या गणना की जाती है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगला जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।